Hello and welcome back to Smart Traders Hub YouTube channel. I am Pवन पाटीदार and I welcome you to my YouTube channel. सबसे पहली न्यूज़ आ रही है पॉलिसी बाजार से। पॉलिसी बाजार की वैल्यूएशन 3.5 बिलियन डॉलर्स पहुंच चुकी है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 2.3 बिलियन डॉलर्स थी। इनकी रेवेन्यू में 32% की ग्रोथ आई है। इनके पास अपना रोबस्ट बिजनेस मॉडल है। इनके पास 43% मार्केट शेयर है 2024 में। ये 1.2 मिलियन मंथली इंश्योरेंस प्रोसेस करते हैं और ये जब पॉलिसी सेल करते हैं तो इस साल इन्होंने 2842 करोड़ की प्रीमियम पॉलिसीज बेची है और उसमें से 92% जो पॉलिसी बेची गई है ना, वो डिजिटली बेची गई है। इनका कस्टमर बेस बहुत स्ट्रांग है। इनके पास 23.5 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं, जो इंडिया में 1200 से ज़्यादा सिटीज़ में है। और इनके पास जो रिकरिंग कस्टमर है, जो रिटर्न होकर कस्टमर आते हैं, वो 85% कस्टमर है, मतलब 85% इनका रिटेंशन रेट है। वहीं पर इन्होंने 54 इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स के साथ टाई अप कर रखा है और इनके पास 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट है और इनका जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो 98.5% है। मैंने खुद ने भी कराया था एंड इट वॉज रियली गुड एक्सपीरियंस। दे गिव यू एंड टू एंड सॉल्यूशन। इसके अलावा ये अपना एक्सपांशन कर रहे हैं फिनटेक पोर्टफोलियो में भी। इन्होंने इस साल 8,50,000 से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड इशू किए हैं और 4,000 करोड़ का पर्सनल लोन भी दिया है। इसके अलावा ये कुछ AI पावर्ड क्लेम असिस्टेंट लेके आए हैं, जो डेली 15,000 से ज़्यादा क्लेम प्रोसेस करता है। इसकी वजह से जो इनका सेटलमेंट टाइम था, जो पहले 8 दिन हुआ करता था, अभी 3 दिन हो गया है। मतलब 60% इनका रेजोल्यूशन फास्ट हो गया है। और ऐसा नहीं कि इसमें एरर आ रही है, 95% एक्यूरेसी के साथ ये फास्ट हुआ है। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। इंडिया का अमेजोन ONDC, इसके पास 6,50,000 एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर आ गए हैं, मतलब एक्टिव सेलर्स आ गए हैं जो यहाँ पर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जो पिछले साल 1,62,000 हुआ करते थे। मतलब 300% की ग्रोथ आई है। पिछले साल ये 25,000 डेली ट्रांजेक्शन करते थे, जो इस साल बढ़कर 45,000 हो चुका है। अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें लॉन्च की है और वो स्पीड भी ले रही है। इनकी सर्विस 500 से ज़्यादा सिटीज़ में है और ज़्यादातर जो इनकी सर्विस दी जाती है ना, वो Tier 2 Tier 3 सिटी में। ये नोट डाउन करने वाली बात है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ कंपनीज क्या करती है, Tier 1 सिटी में ही सर्विस प्रोवाइड करती है। इनके नेटवर्क में 2,80,000 रिटेल मर्चेंट्स हैं, 2,25,000 फूड एंड बेवरेज वेंडर्स हैं और 1,45,000 सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। और इसके अलावा अगर 85% इनके सेलर देखे जाएंगे तो फर्स्ट टाइम E-कॉमर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब काफ़ी नए हैं। इन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग एडॉप्शन किया है। ग्रोसरी में 40%, फूड डिलीवरी में 35%, फैशन रिटेल में 15% और बाकी जो 10% है वो अक्रॉस वेरियस कैटेगरीज फैला हुआ है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पर्सनल केयर। इन्होंने जो मेजर मार्केट है, जैसे दिल्ली NCR हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, इन्होंने 18% मार्केट शेयर जो डिजिटल कॉमर्स में वो एक्वायर कर रखा है। इनका जो एवरेज कस्टमर का डेली ट्रांजेक्शन वैल्यू है वो 1,200 रुपीज़ है, मतलब पर ऑर्डर 1,200 तो सब लोग ऑर्डर करते ही करते हैं, जो 180% इंक्रीमेंट है जो पिछले साल था। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। जैप्टो है वो मार्केट प्लेस मॉडल पर शिफ्ट हो रहा है। पहले क्या कर रहा था, वो डार्क स्टोर ऑपरेट कर रहा था। मतलब क्या करता है, डार्क स्टोर यूँ समझ लीजिए दुकान है, बट वो लोग सेल नहीं कर सकते, वो खाली प्रोडक्ट को स्टोर करके रख सकते हैं। वो क्या करता था, बल्क में प्रोडक्ट ले लेता था और वहाँ पर स्टोर करके रखता था। फिर कस्टमर जिसको भी चाहिए होता था वहाँ से वो डिलीवरी देता था, बट वहाँ पर आके कोई परचेस नहीं कर सकता था। ऑनलाइन के थ्रू ये सब काम होता था। बट इन्होंने रिसेंटली अपना मॉडल चेंज किया है और मार्केट प्लेस मॉडल पे जा रहे हैं। मतलब इसमें क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूटर या फिर जो किराना स्टोर वाले होते हैं उनसे टाई अप करेंगे और जो भी ऑर्डर यहाँ से आता है वो किराना स्टोर से लेके सप्लाई करेंगे। मतलब इनका डार्क स्टोर ऑपरेट नहीं होगा। डार्क स्टोर के अपने ही कुछ नुकसान है, उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट भी हाई होता है, तो उससे ये मॉडल इस पर स्विच हो रहा है क्योंकि इनका IPO भी आने वाला है। बेसिकली यही चीज़ स्विगी और डंजो ऑलरेडी कर रहे थे, तो इन्होंने भी उसी मॉडल पर स्विच किया है। अब ये जो मार्केट प्लेस पर स्विच किया है, इससे इनका 30% रेवेन्यू आने वाला है और पहले जो इनकी कॉस्ट लगती थी डार्क स्टोर को मेंटेन करने के लिए, वो 40% तक रिड्यूस होने वाली है। पहले इनके पास 50 से ज़्यादा डार्क स्टोर थे। इनके पास पहले 50 से ज़्यादा डार्क स्टोर थे, जिसमें 1,50,000 से ज़्यादा डेली ऑर्डर सर्व किए जाते थे। अब इन्होंने मार्केट प्लेस मॉडल पर शिफ्ट कर लिया है और इन्होंने 1,000 से ज़्यादा लोकल रिटेलर्स जो दुकान वाले हैं उनसे टाई अप किया है और उनको ऑनबोर्ड किया है। तो जो पहले इनकी प्रोडक्ट रेंज थी वो 4,000 थी, मतलब 4,000 टाइप के प्रोडक्ट ये रख पाते थे, बट अभी ये 15,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट रख पाएंगे या फिर टाइप के थ्रू दे पाएंगे। अब ऐसा नहीं कि इन्होंने टोटली बंद कर दिया डार्क स्टोर को, ये हाइब्रिड मॉडल पर ऑपरेट कर रहे हैं और AI पावर्ड इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन भी कर रहे हैं। मतलब AI के हिसाब से इन्वेंट्री भी मैनेज होगी, मतलब इफिशिएंट ऑपरेशन हो जाएगा ओवरऑल। हेल्थ मिनिस्ट्री ने शेड्यूल M गाइडलाइंस निकाली थी, तो उसको एक्सटेंशन दे दिया गया है। जो स्मॉल और मीडियम फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिनका एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ से नीचे है, उनको पहले गाइडलाइंस दी गई थी कि उनको शेड्यूल M का पालन करना है। अब बट वो बढ़ाकर 30 जून 2025 कर दी गई है।
शेड्यूल एम गाइडलाइंस में बेसिकली उनको जहाँ पर वो लोग ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे जो भी दवाइयाँ, उसको एनहांस करना था। मतलब वहाँ पर अच्छे से क्लीननेस मेंटेन करना है, वहाँ पर स्टैंडर्ड्स हाई रखना है, स्टाफ अच्छे से हायर करना है ताकि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बढ़ सके। तो इसके लिए जो गाइडलाइंस सेट की गई थी उसको शेड्यूल एम गाइडलाइंस बोला जा रहा है। अगली न्यूज़ आ रही है तमिलनाडु से। तमिलनाडु ने इनिशिएटिव लिया है कि वो सिलिकॉन को राइस से एक्सट्रैक्ट करेंगे। बेसिकली जो राइस हस्क होती है ना, उससे सिलिकॉन एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। और अगर ये हो जाता है तो मैं सोचता हूँ कि जो फार्मर की इनकम है वो बहुत बढ़ जाएगी। इसके लिए इन्होंने 350 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाया है जो थांजावुर और तिरुवरूर डिस्ट्रिक्ट में होगा, जो 2,30,000 टन राइस को प्रोसेस करेगा, मतलब राइस हस्क को प्रोसेस करेगा और उससे सिलिकॉन निकालेगा। यह फैसिलिटी 50 एकड़ का एरिया एक्वायर करेगी। एक्चुअली जब आप सिलिकॉन निकालते हैं राइस से तो उसके लिए आपको हाई टेम्परेचर प्लाज्मा गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ती है। और जब ये लोग ये चीज़ यूज़ करेंगे तो जो एग्रीकल्चर का वेस्ट है ना, वो भी 16% तक कम हो जाएगा और इसमें 98% प्योर सिलिकॉन मिल सकेगा। और इससे जो एशेस मिलेगी ना, उसको सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यूज़ किया जाएगा। तो मतलब एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं कि जो भी सेमीकंडक्टर चिप बनाई जाती है ना, उसमें सिलिकॉन का यूज़ होता है। तो सिलिकॉन की डिमांड है वर्ल्ड वाइड। और अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो मैं चाहूँगा कि ये सब जगह इंप्लीमेंट किया जाए और इंडिया बिल्कुल तेज़ी से ग्रो करे। ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट 27,500 फार्मर को हेल्प करेगा जो 156 विलेजेस में रहते हैं, जो टोटली 2800 पर टन्स प्रीमियम ग्रेड हस्क देंगे। ये 450 डायरेक्ट जॉब क्रिएट करेगा और जो अभी इंडिया में सिलिकॉन का इंपोर्ट होता है उसको 12% से कम भी करेगा। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। माइक्रोसॉफ्ट ने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ इन्वेस्टमेंट किया है। मतलब वो एआई के कुछ उन्होंने पहले तो सेंटर लगाए थे, डाटा सेंटर। अभी वहाँ पर वो कुछ एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसमें क्या होगा, जो नए पीसी मिलेंगे वो क्लाउड बेस्ड पीसी मिलेंगे। मतलब हमको एक डब्बा तो मिल जाएगा बट उसको इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे तभी हमको पीसी मिल पाएगा। बट उस पीसी के स्पेसिफिकेशन ऑटोमेटिकली अपग्रेड होते रहेंगे और हमको नए नए वर्जन और सब चीज़ें ऑटोमेटिकली मिलती रहेगी। और अगर हमको चाहिए कि नहीं यार हमको पीसी चेंज करना है, क्या होता है बहुत बार क्या होता है हमको स्पेसिफिकेशंस जमते नहीं, तो हम बोलते नहीं यार हमको स्पेसिफिकेशन ज़्यादा चाहिए, तो हमको पूरा पीसी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम बस अपना प्लान अपग्रेड करेंगे और हमारे कंपोनेंट चेंज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली बैकएंड में। इसके लिए लोग 80 बिलियन का डाटा सेंटर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं जिसमें 12 नए एआई ऑप्टिमाइज डाटा सेंटर लगाएंगे। और जो इन्होंने एनवीडिया से H100 GPUs लिए थे उनका यूज़ करके, और इसमें से जो 50% है ना वो यूएस में ही इन्वेस्ट किया जाएगा। मतलब अप्रॉक्स $42 बिलियन से वो यूएस में एक्सपांशन के लिए इन्होंने अलॉट कर दिया है, जो 50,000 नई जॉब भी क्रिएट करेगा। और इससे एआई कंप्यूटिंग ग्रिड बनाएंगे जो 5 मेजर मेट्रोपॉलिटन एरियाज में बनाई जाएगी। अब ये लोग जो $80 बिलियन खर्च करने वाले हैं वो पूरे साल में खर्च करने वाले हैं, तो पर क्वार्टर ये $20 बिलियन खर्च करने वाले हैं। अब आ जाते हैं अगली न्यूज़ पर। आरबीआई ने कुछ बैंक्स के अमालगमेशन को अप्रूव किया है, मतलब बैंक्स मर्ज हो जाएगी। तो बेसिकली ये दो के फॉर्म में 3 बैंक नई बन जाएगी और ये दो के फॉर्म में मर्ज होगी। कैसे? जैसे नेशनल कोऑपरेटिव फाइनेंस बैंक, जैसे नेशनल कोऑपरेटिव बैंक और कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक है, ये दोनों मर्ज होकर एक बैंक हो जाएगी। एक्चुअली नेशनल कोऑपरेटिव बैंक कर्नाटका में ऑपरेट करती है और कर्नाटका में इसकी 28 ब्रांचेस है। वहीं पर कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक महाराष्ट्र में ऑपरेट करती है और इसके पास 140 ब्रांचेस है। नेशनल कोऑपरेटिव बैंक के पास 2800 करोड़ का बिजनेस है और वहीं पर कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक के पास 1900 करोड़ का बिजनेस है। तो मतलब दोनों मिल जाएगी और रूरल एरियाज में भी अच्छे से एक्सपांड कर पाएगी। वहीं पर सेकंड अमालगमेशन ये होगा कि फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस इन्वेस्टमेंट बैंक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मिल जाएगी। ये दोनों मिलकर 75,000 करोड़ की एसेट मैनेज करेगी। तीसरा अमालगमेशन वो होगा उत्कर्ष कोर इन्वेस्ट और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये दोनों भी मिल जाएगी। उसमें उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो एब्जॉर्ब कर लेगी जो अदर कंपनी है उसकी होल्डिंग को। अब आपके इनमें से किसी बैंक में खाते हैं तो एक बार देख लेना, कुछ प्रोसेस करना पड़ता है तो बैंक से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। स्पेस बीएस एटम्सवेयर ने क्लेम किया है कि उन्होंने एटोस में ब्रीच लगाई है और वहाँ पर इन्फिल्ट्रेट करके कुछ डेटा चुराया है। उनका कहना है कि उन्होंने 300 GB का सेंसिटिव डेटा चुराया है जिसमें क्लाइंट की, एम्प्लॉय की, कॉन्ट्रैक्टर की और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्फॉर्मेशन थी। जब ये इन्फॉर्मेशन मिली तो एटोस सर्ट टीम ने एनालिसिस किया अपने 1,50,000 एंड पॉइंट्स पर और तब उन्हें पता चला कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। उसके अलावा उन्होंने 50 मेंबर की एक इंसिडेंट टीम बनाई और उसको भी लगा दिया है कि वो फिर से सर्च करे अगर कुछ चीज़ें मिस हो गई हो, और वहीं पर इन्होंने थर्ड पार्टी फॉरेंसिक फर्म को भी कंडक्ट करने को बोला है ऑडिट। ये स्पेस बीएस है, जनवरी 2024 से ऑपरेट करता है ये ग्रुप, और इन्होंने क्लेम किया है कि इन्होंने 12 अटैक किए हैं अभी तक। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने ली है बेसिकली ऑनलाइन, जिसमें इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो यूरोप के हैं वहाँ पर सब जगह इन्होंने सेल लगाई है और इन्होंने 2.5 मिलियन यूरोज़ की रैंसम की डिमांड भी की थी। बेसिकली ये बोलते हैं कि 96 आवर्स के अंदर अंदर आप मुझे जो भी पैसा इनको रैंसम में चाहिए वो पे कर दो, अदरवाइज़ वो लोग वो डेटा को उड़ा देंगे या फिर पब्लिक कर देंगे।
Thank you guys for watching this video. If you found this video helpful, then hit the like button and consider subscribing to my channel.